Hello students, I am Indu Bana and today I am going to tell you the complete story of the second chapter in Hornbill. We are not afraid to die if we can all be together. I will try to explain the story in very simple words and I want you people to exercise your faculty of imagination to build that story in your head. I'm not going to show you many pictures or in fact any pictures or photographs because I want you to visualize everything and I want you to connect with those characters and develop your own emotions for them. Alright? Story is a first person narrative. फर्स्ट पर्सन नैरेटिव मीन्स ऑथर ने अपनी ही कहानी खुद लिखी है. ये एक ट्रेवलॉग भी है बिकॉज़ ये जर्नी का डिस्क्रिप्शन है. ये एक सागा भी है बिकॉज़ ये एक फैमिली की कहानी है और इसमें ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स भी हैं. तो इसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ हैं. किसने लिखी है स्टोरी? कैप्टन गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट ने. गॉर्डन कुक की एक्चुअली ये स्टोरी है और एलन ईस्ट को उन्होंने साथ में रखा होगा कोलैबोरेट करने के लिए राइटिंग में. स्टोरी शुरू होती है इस तरीके से कि ऑथर का प्लान है कि वो एक सी ट्रिप पे जाए, अराउंड द वर्ल्ड वोएज पर जाए और उसके लिए वो तैयारियां कर रहे हैं अपनी वाइफ के साथ. 37 इयर्स ओल्ड बिजनेसमैन है वो. जब कहानी लिखी है उन्होंने उस समय में सिर्फ उनका प्लान नहीं है, वो अच्छे से तैयारियां कर रहे हैं. वो और उनकी वाइफ मैरी, उन्होंने 16 इयर्स तक हार्ड वर्क किया है और उन्होंने अपने सी फेयरिंग स्किल्स यानी नेविगेशन स्किल्स अपने खूब डेवलप किए हैं. एक बोट बनवाई है प्रोफेशनली जिसका कि नाम वेव वॉकर रखा है और उसको हर रफेस्ट वेदर में जो उनको पॉसिबल मिला वहाँ इंग्लैंड में रहते हैं वो, प्लेमथ से शुरू करते हैं अपनी जर्नी, वहाँ उन्होंने उसको टेस्ट किया है. उसके बाद वो अपनी जर्नी शुरू करते हैं और फर्स्ट लेग जो है उनकी जर्नी का वो आराम से कंफर्टेबली कंप्लीट हो जाता है. कितनी लंबी थी जर्नी? बहुत लंबी थी. 105,000 किलोमीटर्स की जर्नी उनको करनी थी. उन्होंने उसको कैसे प्लान किया? डिफरेंट लेग्स में, डिफरेंट पार्ट्स में. और उन्होंने जो रूट उसके लिए चार्ट किया था वो इस तरीके से था कि ये प्लेमथ से शुरू करेंगे यहाँ इंग्लैंड से और अटलांटिक ओशन से होते हुए यहाँ पहुँचे हैं ये केप टाउन में और उसके बाद अब इनको ईस्ट में जाना था और फिर ये अमेरिका से होते हुए वापस आ जाना था. तो जब ये केप टाउन पहुँच जाते हैं वहाँ तक तो ये अपनी फैमिली के साथ हैं. 4 मेंबर्स हैं. ये हैं, इनकी वाइफ है मैरी, इनकी 7 इयर्स की डॉटर हैं सुजैन जिनको पूरी स्टोरी में ये लोग स्यू बुलाते हैं और इनका एक बेटा है 6 साल का जोनाथन. केप टाउन में पहुंचने के बाद अब इनको इंडियन ओशन में जाना है और इंडियन ओशन इज़ द टफेस्ट मोस्ट डिफ़िकल्ट सी टू ट्रेवल इन. तो भी वहाँ पर 2 प्रोफेशनल क्रू मैन हायर कर लेते हैं अपने साथ. एक का नाम है लैरी विजिल जो अमेरिकन हैं और दूसरे हैं हर्ब साइगलर जो कि स्विस हैं, स्विट्ज़रलैंड के हैं. अब इनको सेकेंड लेग की जर्नी में सेकेंड डे से ही रफ़ वेदर मिलता है बट दे कंटिन्यू. गेल्स चल रही थी, स्ट्रॉन्ग विंड्स और बड़ी बड़ी वेव्स आ रही थी. तो ऑथर को विंड से उतना डर नहीं था जितना कि उनको वेव्स से डर था बिकॉज़ वो वेव्स बोट को डिस्ट्रॉय कर सकती थी. बट समहाउ दे कंटिन्यू. और क्रिसमस भी सेलिब्रेट करते हैं ये लोग क्रिसमस ट्री के साथ. उसके बाद अब इनको थोड़ा डर लगने लगा था तो ये थोड़ी प्रिकॉशंस ले लेते हैं कि अगर डिज़ास्टर आता है उसको मैनेज करने के लिए स्पीड एक तो स्लो करने का इंतज़ाम करते हैं शिप की. उसमें स्टॉर्म जिप भी उसकी ड्रॉप कर देते हैं और साथ में जो मूरिंग रोप है वो अक्रॉस द स्टर्न बांध देते हैं. आपको शिप की थोड़ी सी फिज़िक्स यहाँ पर समझनी होगी कि बहुत सारी नॉटिकल टर्म्स हैं चैप्टर में, उन सबको मैं आपको नहीं बता रही हूँ. शिप जो होता है बॉयंसी क्रिएट करने के लिए उसको बनाया जाता है कि वो फ्लोट करे वाटर के ऊपर.
तो उसमें नीचे हल होता है, एक होलो स्ट्रक्चर होती है, ऊपर उसमें सेंटर में मास्ट लगा होता है, वर्टिकल पोल्स लगे होते हैं, उनके ऊपर सेल होती है जो कि विंड के साथ फ्लो करने में शिप को मदद करती है। और सेल के अलावा और भी उसमें फैब्रिक के छोटे छोटे सेल जैसे लगे होते हैं जिनको कि जिब बोलते हैं, स्टॉर्म जिब बोलते हैं। स्टॉर्म वगैरह के टाइम में उनको यूज़ करते हैं। तो ये लोग स्टॉर्म जिब भी गिरा देते हैं, ऑयल स्किन्स पहन लेते हैं खुद, लाइफ राफ्ट ड्रिल कर लेते हैं और लाइफ जैकेट्स पहन लेते हैं, लाइफ लाइन अटैच कर लेते हैं, प्रिपेयर हो जाते हैं कि स्टॉर्म आएगा तो हम देख लेंगे। अब 2 जनवरी को जो ऑथर का फियर था वो एक्चुअली सच हो जाता है। एक जाइगेंटिक वेव उनको हिट करती है और जो फर्स्ट टाइम वो स्ट्राइक करती है जब उसको शिप को, तो ऑथर जाके बाहर गिरते हैं। और अब उन्होंने लाइफ लाइन अटैच की हुई थी तो समहाउ वो वापस आ जाते हैं शिप के अंदर और वापस से स्टीयरिंग व्हील पर पहुंच जाते हैं। लेकिन वो देखना चाह रहे थे, पानी अंदर आने लग गया था। स्टारबोर्ड साइड पूरी की पूरी शिप की खुल गई थी। स्टारबोर्ड साइड होती है जिस डायरेक्शन में शिप जा रहा है उसमें राइट साइड वाली स्टारबोर्ड एंड लेफ़्ट साइड वाली पोर्ट होती है। तो वहाँ से पानी अंदर पूरा आ रहा था लेकिन ये व्हील छोड़ के जा नहीं सकते थे। तभी इनकी वाइफ हैच डोर खोल के आ जाती हैं इनके पास। वो कहते हैं कि वी आर सिंकिंग, हम लोग डूब रहे हैं। तो ये कहते हैं कि आप स्टीयरिंग संभालो मैरी और मैं देखता हूँ। उसके बाद ये रास्ते में देखते हैं कि लैरी एंड हर्ब पंपिंग कर रहे थे मैडमैन की तरह। इन दोनों का स्टोरी में कोई ज़्यादा जिक्र नहीं है, लेकिन जितना भी जिक्र है वो उनकी पर्सनालिटी को बताता है कि वो काफ़ी ड्यूटीफुल थे, ऑप्टिमिस्टिक फेलोज़ थे, बहुत सिंसियर थे। ऑथर जाते हैं बच्चों के केबिन में और वहाँ पूछते हैं कि इफ़ दे आर ओके। तो बच्चे क्या रिप्लाई करते हैं कि वी आर ओके। स्यू कहती है कि माई हेड हर्ट्स अ बिट, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं बताते हैं। ये वापस आ जाते हैं। उसके बाद ये थोड़ा रिपेयर वर्क शुरू करते हैं बिकॉज़ बहुत डैमेज हो चुका था। कैनवस स्ट्रेच करते हैं होल्स के ऊपर, कुछ वो हैच कवर्स बनाते हैं वाटर को डिफ्लेक्ट करने के लिए। तब तक इनकी हैंड पंप्स ब्लॉक हो जाते हैं। इलेक्ट्रिक पंप में शॉर्ट सर्किट हो चुका था। ये डैक पे जाते हैं तो वहाँ इनको 2 हैंड पंप्स मिल जाते हैं जिससे काम करते हैं। फिर इनको याद आता है कि चार्ट रूम में भी एक इलेक्ट्रिक पंप हमारा है, वो फंक्शनल था, उसको ये लोग यूज़ करते हैं। पूरी रात पंपिंग में लगे रहते हैं। नेक्स्ट डे 3 जनवरी को थोड़ा रिलीव्ड हो जाते हैं कि इतना 2-2 घंटे टर्न बाय टर्न रोटेशन में लोग रेस्ट कर सकें। उसके बाद अब इनको जब थोड़ा टाइम मिलता है तो देखते हैं कि बोट काफ़ी डैमेज हो चुकी है। इनके खुद के भी रिब्स और टीथ टूट चुके थे और बोट के भी जो रिब फ्रेम था पूरा का पूरा टूट चुका था कील तक। बोट इस कंडीशन में नहीं थे कि वो ऑस्ट्रेलिया तक उसको ले जा सकें। उसका ऑक्सिलरी इंजन भी काम नहीं कर रहा था। एक तो मेन इंजन होता है जो प्रोपेलिंग का काम करता है और एक होता है सपोर्टिंग इंजन, ऑक्सिलरी इंजन, जो कि शिप में अंदर और चीज़ें हैं, लाइटिंग है, ये सब है, उसके लिए यूज़ होता है, वो काम नहीं कर रहा था। तो भी ये 2 जगह ढूंढते हैं चार्ट रूम में जाके। मैप्स में 2 आइलैंड्स इनको दिखाई देते हैं जो कि थोड़े नज़दीक थे। उनमें एक आइलैंड है ईल एम्स्टर्डम जो कि फ्रेंच बेस है। उसको ये अपना टारगेट बनाते हैं कि यहाँ पर हम लोग पहुँचेंगे और उसकी तरफ सेल करते हैं। 4 जनवरी की सुबह को ये लोग थोड़े रिलैक्स्ड होते हैं। इनको थोड़ा पानी सारा बाहर निकल चुका था, तब तक पंप कर चुके थे। और मैरी को कुछ खाने के लिए भी मिल जाता है शिप में। कॉर्न बीफ मिल जाता है, नमक डला हुआ बीफ होता है वो, और साथ में कुछ क्रैकर बिस्किट मिल जाते हैं। तो उनको ये लोग खाते हैं। लेकिन शाम होते होते जो उनका ये रिस्पाइट था, थोड़ा सा रिलैक्स्ड फील किया था, वो फिर से एक होपलेसनेस में कन्वर्ट होने लगता है। वेदर रफ होने लगता है। ये नेक्स्ट मॉर्निंग बच्चों को कंफर्ट करने के लिए उनके रूम में जाते हैं ऑथर। वहाँ पर इनका बेटा इनको देखकर पूछता है, जोनाथन, डैडी आर वी गोइंग टू डाई? फिर कहता है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर।
तो ये जो वर्ड्स हैं ये बहुत ज़्यादा करेजियस वर्ड्स हैं। एक 6 साल का बच्चा कह रहा है कि मरने से डर नहीं लगता। यू नो, डेथ इज़ द बिगेस्ट फियर ऑफ ह्यूमन बींग्स। और अगर आपको डेथ से डर नहीं है देन व्हाट इज़ देयर टू बी अफ्रेड ऑफ। तो ऑथर एकदम मतलब मोटिवेशन फील करते हैं कि वो वहाँ से डिटरमिन्ड होके और ज़्यादा लौटते हैं कि मैं अच्छे से फाइट करूँगा। लेकिन 5 जनवरी की शाम तक वो मतलब डिप्रेस्ड ही थे अंदर से। वो अपनी वाइफ के साथ बैठते हैं हैंड इन हैंड और उन लोगों को लगता है कि एंड इज़ नियर। लेकिन वेव वॉकर राइड कर जाती है स्टॉर्म को और नेक्स्ट मॉर्निंग 6 जनवरी को वो देखते हैं कि मतलब वेव वॉकर राइड कर चुके हैं स्टॉर्म को और अब वो कोशिश करते हैं कि वो आइलैंड को किसी तरीके से ढूंढ सकें जो उन्होंने डिसाइड किया था। उससे पहले उन्होंने मेडे कॉल्स भी की थी काफ़ी सारी। मेडे कॉल्स होती हैं कि जो शिप वगैरह जब मुसीबत में फंस जाते हैं तो वो अपनी कॉल्स करते हैं कंट्रोल रूम्स को हेल्प के लिए। और उस समय उन्होंने ये भी देखा था कि जो स्यू का हेड है वो बहुत अलार्मिंगली स्वेलअप हो रखा था, उसमें सूजन आ रखी थी काफ़ी ज़्यादा। इनकी कंपस जो मेन कंपस थी वो खो चुकी थी और ये एक दूसरी कंपस थी जो कि मैग्नेटिकली करेक्ट नहीं थी वहाँ के लिए, सी के लिए। लेकिन फिर भी ये अपना एंटिसिपेशन, अपनी इंटेलिजेंस यूज़ करके उस कंपस को यूज़ करके एक डायरेक्शन बनाते हैं और लैरी को बोलते हैं कि आप 185 डिग्री का कोर्स लेके आप इसको शिप को स्टेयर करो और हम लोग शाम को 5 बजे तक वहाँ पहुंच जाएंगे अगर सब ठीक चलता है तो। उससे पहले जब ये चार्ट रूम में ढूंढ रहे थे कि कैसे कहाँ से जाना है, इनकी बेटी स्यू एक कार्ड लेकर आती है इनके पास जिसमें कि उसने कैरिकेचर्स बना रखे थे अपने मम्मी पापा के और अपने पापा को दिखाती है कि ये फ़नी पीपल हैं और हंसाने की कोशिश करती है अपने पापा को। अंदर एक मैसेज था कि आई लव यू बोथ। तो वो जो छोटी छोटी चीज़ें थी ऑथर के लिए वो बहुत ही इंस्पिरेशन का काम करती हैं कि बच्चे इतनी मतलब क्रूशियल टाइम में ऐसा रोल प्ले कर रहे थे, इतना ज़्यादा मोटिवेट कर रहे थे उनको। ऑथर लैरी को कह कर कि भाई आप 185 डिग्री के कोर्स पे स्टेयर करना, थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं एंड सरप्राइजिंगली उनको हल्की सी नींद आ जाती है। ही डोजेज ऑफ। उसके बाद जब आंखें खुलती है तो अंधेरा हो चुका होता है, 6 बजे होते हैं शाम के। और उनका बेटा उनकी तरफ आता है और उनको हक करता है, कहता है डैडी यू आर द बेस्ट डैडी इन दिस वर्ल्ड, यू आर द बेस्ट कैप्टन। तो ये कहते हैं कि नहीं आज नहीं। तो उनकी बेटी आ जाती है स्यू और वो कहती है कि आज क्यों नहीं, आज ही देखो हमें आइलैंड मिल चुका है। तो फिर वो देखते हैं सामने आइलैंड उनको दिखाई दे रहा होता है। इट वॉज नॉट एक्चुअली वेरी ब्यूटिफुल आइलैंड, इट वॉज अ ब्लीक रॉक। बेसिकली ब्लीक मतलब लाइफलेस, उस पर वेजिटेशन कुछ खास नहीं था, ऐसे ही थी वो। बट इन्हें वो मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड लगती है वर्ल्ड का। क्यों लगती है? बिकॉज इट वॉज अ थिंग ऑफ ब्यूटी फॉर देम। वो उनके लिए लाइफ सेवियर थी, उन लोगों की लाइफ को बचा रही थी। वो वहाँ पे जाके वो लैंड कर सकते थे। जब ये वहाँ पहुँच जाते हैं ऑफ शोर तो मतलब रात को ऑफ शोर रुकते हैं और सुबह को जो 28 इन्हेबिटेंट्स थे उस आइलैंड के, क्या नाम था आइलैंड का, ईल एम्स्टरडम, उस आइलैंड के इन्हेबिटेंट्स इनको हेल्प करते हैं वहाँ लैंड करने में। और जब ये अपने फीट के नीचे लैंड देखते हैं फर्स्ट टाइम इतनी मुसीबत से निकलने के बाद, तो इनको बहुत अच्छा फील होता है और उनको वो सारी चीज़ें याद आ रही होती हैं कि किस तरीके से वाइफ ने पूरा टाइम स्टीयरिंग संभाले रखा, किस तरीके से 6 साल का बच्चा ये कहता है कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, किस तरीके से 7 साल की बच्ची अपनी वो सीरियस इंजरीज छुपाती है जो कि इतनी सीरियस थी कि 6 माइनर ऑपरेशंस लगते हैं उनको ठीक होने में, लेकिन वो बताती नहीं डिटेल में। उसके हाथ पे भी एक कट लगा हुआ था काफ़ी डीप। और वो लैरी और हर्ब साइगलर, वो दोनों किस तरीके से थ्रू आउट द जर्नी ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, चीयरफुल रहते हैं, वो सब बातें उनको याद आ रही होती हैं और उनका मन उनके लिए थैंक्स कर रहा होता है। तो ये थी स्टोरी चैप्टर की। आई होप कि आपको सिंपल लगी और आपको समझ आई होगी। थैंक यू।